हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का डिस्कशन है, यानी इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट का हम लोग डिस्कस करें, जिसमें आज का टॉपिक है प्रमुख जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र पारितंत्रों, जातियों एवं आनुवांशिक स्रोतों के संरक्षण का प्रमुख केंद्र है। भारत के प्रमुख जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों से संबंधित अन्य तथ्य निम्नानुसार हैं। हिमाचल प्रदेश में स्थित शीत मरुस्थल यानी कोल्ड डेजर्ट को 28 अगस्त 2009 को भारत का 16वां जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। 20 सितंबर 2010 को पूर्वी घाट की शेषाचलम पहाड़ियों यानी आंध्र प्रदेश राज्य में यह स्थित है, इसको 17वां। 25 अगस्त 2011 को पन्ना यानी कि यह मध्य प्रदेश में है, इसको देश का 18वां जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की स्थापना जैव विविधता के संरक्षण व सतत विकास में सहायक होती है। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र पर्यावरण में अपनी भूमिका निम्न प्रकार से निभाता है। तो देख लेते हैं जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के प्रमुख कार्य। सबसे पहले हम लोग संरक्षण के संदर्भ में देखेंगे। तो संरक्षण में पारितंत्रों, जातियों एवं आनुवांशिक स्रोतों का संरक्षण, और इसके बाद संसाधनों के पारंपरिक उपयोग को प्रोत्साहन। तो यह संरक्षण। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के कार्यों में जो विकास है, किसका विकास होगा? इसके आरक्षित क्षेत्र से जो विकास होगा, सामाजिक, सांस्कृतिक और पारिस्थितिकीय दृष्टि से निर्वहनीय आर्थिक विकास का उन्नयन। इसके बाद है शोध एवं मॉनिटरिंग, वैज्ञानिक शोध, बोधन शिक्षा, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों से संबंधित सूचनाओं का आदान प्रदान। तो याद रखिएगा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के प्रमुख कार्य क्या क्या हैं। देखिए, कच्छ की खाड़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र स्थानों में शामिल नहीं थी, परंतु जनवरी 2008 में इसे जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का दर्जा दिया गया। भारत में अब तक कुल 18 जैव मंडल आरक्षित स्थानों को सूचीबद्ध किया जा चुका है। इनका जो नाम है और कब स्थापित हुआ था, स्थापना वर्ष आप देख सकते हैं। पहला है अचानक कमार अमरकंटक, इसका स्थापना वर्ष 2005 है। अगस्त मलाई ये 2001 में स्थापित हुआ था। देखिए, जो स्टार का चिन्ह लगाया गया है वो मैप में शामिल है, याद रखिएगा। मैप में 11 जो जैव मंडल रिजर्व है शामिल है। तो अचानक कमार अमरकंटक ये भी मैप में है। अगस्त मलाई भी मैप में शामिल है, मैप के लिस्ट में। इसके बाद है दिहांग दिबांग 1998 में। ढेबरू सैखोवा 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। ग्रेट निकोबार, इसकी स्थापना 1989 में हुआ था और ये मैप के सूची में शामिल है। मन्नार की खाड़ी भी मैप के सूची में है और इसकी स्थापना 1989 में ही हुआ था। कंचनजंगा ये भी मैप के सूची में शामिल है और इसकी स्थापना 2000 में हुआ था। मानस 1989 में इसकी स्थापना किया गया था। नंदा देवी ये मैप में शामिल है और इसकी स्थापना 1988 में हुआ था। नीलगिरी भी मैप के सूची में शामिल है और इसकी स्थापना 1986 में हुआ था। नोक्रेक भी मैप के सूची में शामिल है और इसकी स्थापना 1988 में हुआ था। पंचमढ़ी भी मैप के सूची में शामिल है और इसकी स्थापना 1999 में हुआ था। सिमलीपाल, ठीक है, ये भी मैप के सूची में शामिल है और इसकी स्थापना 1994 में हुआ था। सुंदरबन, इसकी जो स्थापना है 1989 में हुआ था और ये भी मैप के सूची में शामिल है। जो कच्छ है ये 2008 में इसकी स्थापना हुई थी। शीत रेगिस्तान, इसकी स्थापना 2009 में। शेषाचलम पहाड़ियां 2010 में और पन्ना 2011 में। देखिए, यूनेस्को का मैन एंड द बायोस्फीयर कार्यक्रम एक याद रखिएगा, एक अंतर सरकारी वैज्ञानिक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य लोगों एवं उनके पर्यावरण के मध्य संबंधों में सुधार के लिए एक वैज्ञानिक आधार की स्थापना करना है। इसकी शुरुआत 1971 में हुई थी। पहले यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम के तहत जैव अभयारण्य के विश्व तंत्र के सूची में भारत से नीलगिरी, सुंदरवन, मन्नार के खाड़ी और नंदा देवी के जैव अभयारण्य ही शामिल थे। 2009 में यूनेस्को के द्वारा 17 देशों के 22 नए जैव अभयारण्य को इस सूची में शामिल करने की घोषणा की गई, जिसमें भारत के सिमलीपाल, पंचमढ़ी और नोक्रेक के जैव अभयारण्य शामिल हैं। इसके पश्चात जुलाई 2012 में यूनेस्को के द्वारा भारत के अचानक कमार अमरकंटक जैव अभयारण्य को इस सूची में शामिल किया गया। 2013 में भारत के ग्रेट निकोबार जैव अभयारण्य को भी इस सूची में शामिल किया गया और 2016 तक यूनेस्को की इस सूची में 120 देशों के कुल 669 जैव अभयारण्य शामिल थे। 2016 में पश्चिमी घाट में स्थित अगस्त मलाई जैव मंडल आगार को इस सूची में शामिल किया गया जैव मंडल अभयारण्य को। 2018 में सिक्किम में स्थित कंचनजंगा जैव मंडल रिजर्व को भी शामिल किया गया। यूनेस्को के द्वारा प्रमाणित
भारत की वृहत्तम जैवमंडलीय निधि मन्नार की खाड़ी है, जबकि भारत में यह क्षेत्रफल के दृष्टि से दूसरा है। भारत में क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा जैवमंडलीय निधि कच्छ का रण है, जो गुजरात में है, जिसका क्षेत्रफल 12,454 वर्ग किलोमीटर है। कुछ महत्वपूर्ण जैवमंडल रिजर्व और उनकी स्थिति जो है दी गई है, आप इसको ध्यान से एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। नोकरेक मेघालय में है, मानस असम में है, दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश में है, अगस्त्यमालाई केरल में है, सिमलीपाल उड़ीसा में है, नोकरेक मेघालय में, कंचनजंगा सिक्किम में है और कोल्ड डेजर्ट यानी शीत मरुस्थल हिमाचल प्रदेश में है। देखिए, नोकरेक जैवमंडल गारो पहाड़ियों पर फैला हुआ है, जबकि अगस्त्यमालाई पश्चिमी घाट पर, दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश में अपर सियांग, पश्चिमी सियांग और दिबांग घाटी में फैला हुआ है। नंदा देवी उत्तराखंड में है। उल्लेखनीय है कि बुंदाला जैव रिजर्व श्रीलंका के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित है और यहां एक केंद्रीय क्षेत्र राष्ट्रीय पार्क भी है बुंदाला रिजर्व का, जिसमें 4 लवणीय जल लैगून सम्मिलित हैं। लैगून दलदल की पतली पट्टी द्वारा मिले हुए हैं और हल्के तरंगित मैदान यानी जो निम्न भूमि वाले शुष्क झाड़ी युक्त वनों से ढके हैं। चारों ओर लैगून को घेरे हुए हैं। केंद्रीय क्षेत्र में प्रवासी और आवासीय पक्षी प्रजातियां भी पाई जाती हैं। बुंदाला का सबसे निकटवर्ती कस्बा हवनटोटा है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अब तक अस्थापित जैवमंडल आरक्षित स्थानों में नहीं है? ठीक है, जब यह प्रश्न पूछा गया था उस वक्त की बात है। कौन सा अब तक जो है स्थापित जैवमंडल आरक्षित स्थानों में नहीं है? सही जवाब हुआ कच्छ की खाड़ी। ठीक है, 1995 में पूछा गया था प्रश्न आईएएस प्री में। प्रश्न काल में कच्छ की खाड़ी जैवमंडल आरक्षित स्थानों में शामिल नहीं थी, परंतु जनवरी 2008 में इसे जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र का दर्जा दिया गया। भारत में अब तक 18 जैवमंडल आरक्षित स्थानों को सूचीबद्ध किया जा चुका है। और सेकंड नंबर क्वेश्चन है, आपको सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान करना है। ठीक है, इसका सही जवाब देखिए बी होगा। और वैसे मिलान कर लेते हैं ताकि आपको रिवीजन हो जाए, और इसके बारे में हम लोगों ने ऊपर में भी डिस्कस किया था। नीलगिरी की स्थापना वर्ष क्या है? तो इसका स्थापना वर्ष है 1986। नंदा देवी का बताइए 1988 और सुंदरवन का 1989 और कंचनजंगा का 2000। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नीलगिरी जैवमंडल की स्थापना 1986 में हुआ था। नंदा देवी जैवमंडल की स्थापना 1988 में हुआ था। सुंदरवन की स्थापना 1989 में हुआ था और कंचनजंगा जैवमंडल स्थल की स्थापना जो है 2000 में किया गया था, यानी 2000 में। प्रश्न संख्या 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र नहीं है? तो सही जवाब है नल्ला मलई, यानी बी ऑप्शन। नल्ला मलई जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र नहीं है। ठीक है, और प्रश्न संख्या 4 है, सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। इसका सही जवाब क्या होगा बताइए? नोकरेक कहां पर है? मानस की जो स्थिति है कहां पर है? दिहांग दिबांग और अगस्त्यमालाई। तो मानस आपको मालूम है असम में है, दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश में है। नोकरेक बताइए नोकरेक कहां पे है? और अगस्त्यमालाई आपको मालूम है केरल में, और नोकरेक आपका जो हो गया मेघालय। तो देखिए यहां पे नोकरेक मेघालय में, मानस असम में, दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश, अगस्त्यमालाई केरल। लोकेशन याद रखिएगा, लोकेशन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है वो है आपका डी ऑप्शन। कंचनजंगा का जो संबंध है हिमाचल प्रदेश से दिया गया, जो कि संबंध सही नहीं है। सिमलीपाल उड़ीसा में है, नोकरेक मेघालय में, अगस्त्यमालाई केरल में और कंचनजंगा सिक्किम में, न कि हिमाचल प्रदेश में है। और प्रश्न संख्या 6 है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ जैवमंडल आकार दिया गया है, दूसरी तरफ अवस्थिति दिया गया है। तो कौन सुमेलित नहीं है वो बताना है। तो बताइए, देखिए मानस दिया गया है मेघालय में। ठीक है, तो मानस जैवमंडल अभयारण्य कहां पे है? तो असम में स्थित है, ध्यान रखिएगा। 7 नंबर में भी सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है, और इसका एक तरफ जो जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र दिया गया उसके दूसरे तरफ जो है उसके राज्य से मिलान करना है। तो सिमलीपाल बताइए, दिहांग दिबांग, नोकरेक और कोल्ड डेजर्ट किस राज्य में स्थित है? तो कोल्ड डेजर्ट आपको मालूम है हिमाचल प्रदेश में। नोकरेक बताइए। देखिए इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया, मैंने बोला ना कि आप रट्टा मार जाइए, लोकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जरूरत पड़े तो आप उसका स्थापना वर्ष को भी रट्टा मार जाइए। तो चलिए फिर से रिवीजन कर लेते हैं। सिमलीपाल उड़ीसा में है, दिहांग दिबांग की जो अवस्थिति है अरुणाचल प्रदेश में, नोकरेक मेघालय में, और जो शीत मरुस्थल कोल्ड डेजर्ट जो है हिमाचल प्रदेश में।
भारत के निम्नलिखित जैव भंडारों में से कौन गारो पहाड़ियों पर फैला हुआ है? भारत के निम्नलिखित जैव भंडारों में से कौन गारो पहाड़ियों पर फैला हुआ है? तो सही जवाब है नोकरेक। नोकरेक जैव भंडार गारो पहाड़ियों पर फैला हुआ है, जबकि अगस्त मलाई पश्चिमी घाट पर, दिहांग दिबांग अरुणाचल में, अपर सियांग, पश्चिमी सियांग और दिबांग घाटी में फैला हुआ है, नंदा देवी उत्तराखंड में है। और प्रश्न संख्या 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव अभयारण्य यूनेस्को के जैव अभयारण्य के विश्व तंत्र के सूची में सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक जैव अभयारण्य यूनेस्को के जैव अभयारण्य के विश्व तंत्र के सूची में सम्मिलित नहीं है? देखिए इसका सही जवाब क्या होगा, जो जवाब होना चाहिए वैसे डाउटफुल है, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पहले यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम के तहत जैव अभयारण्य के विश्व तंत्र के सूची में भारत से नीलगिरी, सुंदरवन, मन्नार के खाड़ी और नंदा देवी के जैव अभयारण्य ही शामिल थे। मई 2009 में यूनेस्को के द्वारा 17 देशों के 22 नए जैव अभयारण्यों को इस सूची में शामिल करने की घोषणा की गई, जिसमें भारत के सिमलीपाल, पंचमढ़ी और नोकरेक के जैव अभयारण्य शामिल हैं। वर्तमान में इस सूची में भारत के कुल 11 जैव अभयारण्य शामिल हैं, जिसमें कंचनजंगा 2018 सबसे जो है नवीनतम है, कंचनजंगा याद रखिएगा। और प्रश्न संख्या 10 है, यूनेस्को के द्वारा मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम यानी मैप की शुरुआत कब हुई थी? यूनेस्को के द्वारा मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम की शुरुआत कब हुई थी? ध्यान रखिएगा, यूनेस्को का मैन एंड द बायोस्फीयर कार्यक्रम का जो मैप है, इसका शुरुआत जो है कब हुआ था? इसकी शुरुआत 1971 में हुआ था, और यह एक अंतर सरकारी वैज्ञानिक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य लोगों और उनके पर्यावरण के मत संबंधों में सुधार के लिए एक वैज्ञानिक आधार की स्थापना करना है। तो इसकी शुरुआत याद रखिएगा 1971। 11 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन एक यूनेस्को के द्वारा प्रमाणित यानी क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत की वृहत्तम जैवमंडल निधि है? निम्नलिखित में से कौन एक यूनेस्को के द्वारा प्रमाणित भारत की वृहत्तम जैवमंडलीय निधि है? तो सही जवाब है मन्नार की खाड़ी। देखिए प्रश्नगत विकल्पों में यूनेस्को के द्वारा प्रमाणित यानी क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत की वृहत्तम जैवमंडलीय निधि मन्नार की खाड़ी, क्षेत्रफल जो है 10,500 वर्ग किलोमीटर है, जबकि भारत में यह क्षेत्रफल के दृष्टि से दूसरा है। भारत में क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा जैवमंडलीय निधि कच्छ का रण यानी गुजरात है, जिसका क्षेत्रफल 12,454 वर्ग किलोमीटर है। और यहाँ पे जो है बाकी और भी देख सकते हैं, नीलगिरी का जो क्षेत्रफल है 5,520 वर्ग किलोमीटर है, नंदा देवी का 5,860 वर्ग किलोमीटर है, सुंदरवन का 9,630 वर्ग किलोमीटर है। प्रश्न संख्या 12 है, भारत का 16वां जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र शीत मरुस्थल कहां स्थित है? कोल्ड डेजर्ट कहां स्थित है? तो सिंपल इसका जवाब है, आपको मालूम है, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में स्थित शीत मरुस्थल यानी कोल्ड डेजर्ट को 28 अगस्त 2009 को भारत का 16वां जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। 20 सितंबर 2010 को पूर्वी घाट की शेषाचलम पहाड़ियों जो कि आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है, इसको 17वां, और 25 अगस्त 2011 को पन्ना जो कि मध्य प्रदेश में है, इसको देश का 18वां जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र की स्थापना जैव विविधता के संरक्षण व सतत विकास में सहायक होती है। 13 नंबर है, बुंदाला जीव अभयारण्य या जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र में जो हाल ही में यूनेस्को के मानव और जीव मंडल यानी मैप तंत्र में जो है सम्मिलित किया गया है, कहां स्थित है? बुंदाला जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो हाल ही में यूनेस्को के मानव तथा जीव मंडल तंत्र में सम्मिलित किया गया है, कहां स्थित है? तो श्रीलंका। याद रखिएगा, बुंदाला जैव रिजर्व श्रीलंका के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित है। यहां एक केंद्रीय क्षेत्र यानी बुंदाला रिजर्व का राष्ट्रीय पार्क भी है, जिसमें 4 लवणीय जल लैगून सम्मिलित हैं। लैगून दलदल की पतली पट्टी द्वारा मिले हुए हैं और हल्के तरंगित मैदान जो कि निम्न भूमि वाले शुष्क झाड़ी युक्त वनों से ढके हैं, चारों ओर से लैगून को घेरे हुए हैं। केंद्रीय क्षेत्र में प्रवासी और आवासीय पक्षी प्रजातियां भी पाई जाती है। बुंदाला का सबसे निकटवर्ती जो कस्बा है वो है हवनटोटा। और इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में राष्ट्रीय वन्य जीव अभयारण्य के संदर्भ में बातें करेंगे। तो हमें इजाजत दीजिए, आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और घटना चक्र का सभी सब्जेक्टों का पीडीएफ हमारे पास अवेलेबल है, अगर आपकी जरूरत है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।